हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का गैलेक्सी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और हम लोग ने पिछली क्लास में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कंप्लीट किया था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कंप्लीट किया था। आज हम लोग एक लॉ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो इसको एनएसए कहा जाता है। 1980 में ये कानून लाया गया था। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो कानून दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव का मतलब होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, इसको हिंदी में कहते हैं दंडात्मक निरोध। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको बोलते हैं निवारक निरोध। दो टाइप के डिटेंशंस होते हैं, मतलब जब किसी को निरुद्ध किया जाता है तो डिटेंशन बोलते हैं। एक होता है प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। इनका जो संरक्षण है, इनका जो प्रोटेक्शन है, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल 22 के अंदर इसमें कौन कौन से राइट्स होंगे, जो अरेस्टी होगा, डिटेन्यू होगा, जिसको डिटेन किया गया है, और इसमें कौन कौन से राइट्स होंगे, ये आर्टिकल 22 में बताया जाता है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। हम उस पर बाद में बात करेंगे। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध करने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, उसे दंड के तौर पे गिरफ्तार किया गया, तो इसे प्यूनिटिव बोलते हैं। पनिशमेंट के तौर पे गिरफ्तार किया गया है तो ये प्यूनिटिव होगा। ये हमेशा अपराध होने के बाद होता है। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि अपराध अभी नहीं किया गया है और आपको अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया, जिससे कि आप अपराध ना कर पाओ। तो अपराध करने के पहले जो गिरफ्तारी होती है उसको कहते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब है रोकना, अपराध करने से रोकना, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव या निवारक निरोध। अंग्रेजों के द्वारा ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था, अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। जो भारत के इतिहास का पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था, जो पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था, उसको कहा गया था बंगाल रेगुलेशंस 1818। ये भारत का पहला निवारक निरोध कानून था जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिससे कि लोगों को, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटीज करते थे, सरकार क्या करती थी, उनको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज देती थी। ये था बंगाल रेगुलेशन 1818। उसके बाद जो बहुत फेमस एक्ट बना गुलाम भारत में, जब हम गुलाम थे, उसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लीजिए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, इसको कहा गया था भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1939। इस कानून के बनने के पीछे लॉजिक ये थी कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, तो ज़्यादातर इंडियन जो सैनिक थे, यहाँ के लोग थे, ब्रिटिश और इंडियन सैनिक, उनको भेज दिया गया था वर्ल्ड वॉर में, जबरदस्ती झोंका गया था उनको वर्ल्ड वॉर में। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इंडियंस इस समय कोई विद्रोह कर बैठे, तो इसलिए क्या किया गया था, ये लॉ बनाया गया और जिन पे शक था उनको पहले ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो ये इस कानून के पीछे का बैकग्राउंड था। तो भारत का पहला, यानी कि चाहे वो गुलाम भारत ही क्यों ना हो, बंगाल रेगुलेशंस 1818 और जो फेमस एक्ट था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। फिर जब भारत आजाद हुआ तो हम लोग ने एक लॉ बनाया, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950। ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था। निवारक निरोध अधिनियम 1950, निवारक निरोध अधिनियम 1950, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ये आजाद भारत का पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था। इसी के तहत A.K. गोपालन को गिरफ्तार किया गया था। जब आप आर्टिकल 21 पढ़ते हो, आर्टिकल 21 में जब आप व्याख्याएं पढ़ते हो, प्राण की व्याख्या क्या होती है, निजी जो पर्सनल लिबर्टी होती है, सुरक्षा, उसकी व्याख्या क्या होती है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या क्या होती है, तो वहां पे A.K. गोपालन का केस आता है। तो ये वहीं का मामला था, इसी के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था।
भारत में बहुत सारे कानून बने, जैसे एक कानून बनता है पोटा नाम का लॉ था, उसके बाद में टाडा बना, आपका रासुका, एनएसए बना, उसके बाद में कोफे पोसा एक कानून इंडिया में था, कोफे पोसा ये फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग को रोकता था। इस तरीके से करके एक लॉ मीसा था जिसके तहत इमरजेंसी में सबको गिरफ्तार किया गया था। तो बहुत सारे भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैं जिसको हम कहते हैं निवारक निरोध अधिनियम। उन्हीं में से जो हमारे सिलेबस में है वो है रासुका, तो आज हम रासुका को पढ़ने वाले हैं। ये पूरे टॉपिक का बैकग्राउंड था। अच्छा, प्यूनिटिव डिटेंशन में बीएनएस वगैरह आ जाएंगे जहां पे अपराध होने के बाद गिरफ्तारी होगी, पॉक्सो आ जाएगा, SC/ST एक्ट आ जाएगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ जाएगा। अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होगी, यहाँ अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अगर अधिकारी को या सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है तो पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध अधिनियम, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं इस एक्ट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कानून है ये कानून 27 दिसंबर 1980 को बनता है इसी दिन, और लागू होने की तारीख इसमें मेंशन नहीं है तो यही मानी जाती है कि 27 दिसंबर 1980 को ही बना, उसी दिन लागू हो गया। ये इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है और इसका विस्तार पूरे भारत पे है। इसमें 18 धाराएं हैं, 18 सेक्शंस हैं, इसमें कोई अध्याय वगैरह नहीं है। इसकी परिभाषाओं पर आते हैं हम लोग। तो इसकी परिभाषाओं में इसकी पहली परिभाषा दी गई है केंद्र सरकार का क्या मतलब होगा। तो केंद्र सरकार का मतलब यहां पर होगा कि अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई आदेश जारी करती है किसी को निरुद्ध करने के लिए, तो केंद्र सरकार, अगर राज्य सरकार करती है तो राज्य सरकार होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो परिभाषा है वो बेसिकली समुचित सरकार की है कि समुचित सरकार का मतलब क्या होगा। तो समुचित सरकार का मतलब होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अक्सर आपने देखा होगा ये परिभाषा दी जाती है एप्रोप्रिएट, अभी हमारे और लॉ में भी ये आएंगी। तो कहता है कि समुचित सरकार का मतलब क्या होगा। तो कहा गया केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र सरकार होगी और राज्य के संबंध में राज्य सरकार होगी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों समुचित सरकार मानी जाएंगी। ठीक है, फिर ये 2A है, फिर आता है 2B। यहां बताया गया है डिटेंशन ऑर्डर। निरोध आदेश का मतलब होता है डिटेंशन ऑर्डर। तो डिटेंशन ऑर्डर क्या है, तो उसके लिए धारा 3 है। मैं आपको बता दूं, धारा 3 सबसे इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 3 में टोटल 5 खंड है, 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 4, 3 का 5। हमें इन पांचों खंड को पढ़ना होगा क्योंकि इन पांचों खंड से क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5। तो कहा गया निरोध आदेश का मतलब क्या है, जो धारा 3 के तहत डिटेंशन ऑर्डर दिया गया है वो आपका निरोध आदेश या डिटेंशन ऑर्डर माना जाएगा। विदेशी का मतलब बताया गया है 2C में। व्यक्ति का मतलब विदेशी भी ध्यान रखिएगा, ये कानून विदेशी पर भी लागू होता है, यानी कि ये कानून फॉरेनर्स पे भी लागू होता है। और फॉरेनर्स का पॉइंट आएगा जब आप पढ़ेंगे तो धारा 3 में फॉरेनर्स का जिक्र होगा। और राज्य क्षेत्र का मतलब अगर मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है तो यूटी के संबंध में जो प्रशासक होगा वो राज्य सरकार मानी जाएगी। कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि निरोध आदेश का मतलब क्या होगा। यहां से परिभाषाएं से यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक, अब आता है धारा 3, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। मैंने पहले भी कहा था कि आप तुरंत नोट कर लिया करिएगा, ठीक है, जो मैं लिखता हूं यहाँ पे। धारा 3 है कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति, पावर टू डिटेन सर्टेन पर्सन्स, या पावर टू इशू ऑर्डर डिटेनिंग सर्टेन पर्सन्स। पावर टू इशू ऑर्डर डिटेनिंग पर्सन्स, सर्टेन पर्सन्स। यहां पे जो धारा 3 है इसमें 5 खंड है, टोटल 5 सबसेक्शंस हैं। इसको हम पढ़ेंगे और ये मेन है। इसमें निरुद्ध करने का आदेश की बात की गई, यानी निरोध आदेश की बात की गई है। इसमें डिटेंशन ऑर्डर की बात की गई है। ठीक है, ये कौन कौन डिटेन कर सकता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। एक तो मैं इसका अगर आपको मैं पूरे की रूपरेखा बताऊं तो आप ऐसे समझो, एक तो उसमें केंद्र सरकार डिटेन कर सकती है, राज्य सरकार डिटेन कर सकती है, और राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी डिटेन कर सकता है। केंद्र सरकार डिटेन कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है,
या पुलिस कमिश्नर कर सकता है उस एरिया का, या डीएम कर सकता है, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो कर सकता है। जब डीएम और पुलिस कमिश्नर किसी को डिटेन करेंगे तो वो मैक्सिमम 12 दिन तक केवल डिटेन कर सकते हैं। अगर राज्य सरकार का अनुमोदन मिल गया, मतलब अगर राज्य सरकार की अप्रूवल मिल गई, तो फिर वो आगे भी डिटेन रहेगा। लेकिन मैक्सिमम बिना राज्य सरकार के अप्रूवल के, ध्यान से सुनिएगा, बिना राज्य सरकार के अप्रूवल के वो कितने दिन तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकते हैं? आंसर है 12 दिन तक निरुद्ध कर सकते हैं। अब आता है कि निरोध कितने दिन तक हो सकता है। तो उसमें कहा गया कि जो निरोध होगा वो बेसिकली पहली बार में 3 महीने के लिए होगा, पहली बार में 3 महीने के लिए होगा। उसके बाद में क्या होगा, एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा, एक सलाहकारी बोर्ड का गठन होगा। उस सलाहकारी बोर्ड में 3 लोग होंगे, वो तीनों या तो हाई कोर्ट के जज रह चुके होंगे, या तो हाई कोर्ट के जज होंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। 3 लोग होंगे। ये तीनों क्या करेंगे, ये तीनों, इनको सलाहकारी बोर्ड कहा जाएगा। ये तीनों देखेंगे कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को डिटेन रखना है या इसको छोड़ दिया जाए। अगर उनको लगता है कि इसको डिटेन रखना है तो फिर वो 3 महीने और डिटेन रहेगा। फिर कहा गया कि अगर उसे फिर एडवाइजरी बोर्ड का गठन होगा, फिर देखेंगे कि इसको 3 महीने रखना है कि छोड़ना है। अगर उन्होंने कहा 3 महीने और रखना है तो फिर और 3 महीने रहेगा। फिर एडवाइजरी बोर्ड के पास मैटर जाएगा, फिर वो देखेगा, अगर उसको रखता है कि फिर 3 महीने रखना है तो 3 महीने और रहेगा। इसका मतलब है, ये सेक्शन 12 में भी लिखा हुआ है, धारा 12 में, वो मैक्सिमम 12 महीने तक डिटेन रह सकता है। यानी कि वो हर 3 महीने पे, 3 महीने पहली बार, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, टोटल 12 महीने तक डिटेन रह सकता है। ये यहां पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक भूमिका बताना चाह रहा हूं इस कानून की, कि अगर केंद्र सरकार आदेश देती है, राज्य सरकार देती है, या पुलिस कमिश्नर और डीएम देते हैं, पुलिस कमिश्नर या डीएम किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 दिन तक डिटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं मिला है, तो अप्रूवल मिल गया है तो आगे फिर वो डिटेन रह सकता है। डिटेन पहली बार में 3 महीना, उसके बाद सलाहकारी बोर्ड बैठेगा, वो देखेगा कि हाँ ऐसा ठीक है, फिर उसके बाद फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना। उसके बाद में जिस व्यक्ति को बंद किया गया है उसको 5 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जिस समय उसको डिटेन किया गया है, जो ऑर्डर निकाला गया है डिटेंशन का, उसके 5 दिन के अंदर अंदर उसको रीजन बताने पड़ेंगे कि तुमको डिटेन क्यों किया गया है। और अगर 5 दिन के अंदर हम रीजन नहीं बता पाए तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर रीजन बताने पड़ेंगे। और साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि हम 15 दिन के अंदर रीजन क्यों नहीं बता पाए। तो मिनिमम 5 दिन है कि 5 दिन के अंदर अंदर आपको रीजन बताना पड़ेगा, और अधिकतम 15 दिन के अंदर आपको रीजन बताना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार किसी को डिटेन करती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी को डिटेन करती है, तो वो डिटेंशन की तारीख से 7 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार को इन्फॉर्म करेगी कि हमने इस व्यक्ति को डिटेन किया है, मतलब इस व्यक्ति को डिटेन किया है, निरुद्ध किया है। ये आपका मोटे तौर पे जो लॉ है इसके बारे में 18 धाराएं हैं, छोटा सा कानून है। अब समझते हैं कि सबसे पहली बात है कि क्यों निरुद्ध किया जाता है, निरोध करने का कारण क्या होता है। तो पहले हम धारा 1 को पढ़ेंगे, इसको अलग कलर के पेन से लिखते हैं। ये आपकी धारा, मतलब ये आपका सबसेक्शन 1 है। क्या अगर कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है, समाधान का मतलब है लगता है, कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा, यहाँ पे सुरक्षा नहीं भारत की रक्षा होगा, कोई व्यक्ति भारत की रक्षा मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया, मैं यहां पे लिख देता हूं डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, भारत की रक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है, या भारत के विदेशी सरकारों के संबंधों पर, यानी कि फॉरेन रिलेशंस को खतरे में डालने की कोशिश करता है, जो हमारे भारत के विदेशी सरकारों के संबंध है उनको खतरे में डालने की कोशिश करता है, या भारत की सुरक्षा पर खतरा डालना चाहता है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, यहां पे 3 बातें कही गई हैं। नंबर 1, भारत, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा और विदेशी संबंध जो हमारे किसी दूसरे कंट्री के साथ में है उस पर खतरा डालने की कोशिश करता है, या वो ऐसी रीति से काम कर रहा है, ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे उन पर खतरा पड़ सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे पर्सन को डिटेन करने का आदेश दे सकते हैं। तो 3 बातें हैं, भारत की रक्षा, डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, विदेशी संबंध, और भारत की सुरक्षा। फिर कहता है, अब ये 1 के अंदर ये पहला पॉइंट था, अब 1 में दूसरा पॉइंट क्या कहता है,
अगर विदेशी के संबंध में ऐसा लगता है, मान लीजिए कोई फॉरेनर है उसके संबंध में लगता है, मान लीजिए अगर लगता है कि उसने कोई अपराध कर दिया या वो कोई खतरा पैदा करने वाला है, तो वो भारत में बना रहे, इसके लिए उसे डिटेन कर सकते हैं। तो कहा है कि भारत में उसके उपस्थित बने रहने के लिए करा जा सकता है, या उसे भारत के बाहर निकालना है तो भारत के बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है। मतलब अगर कोई विदेशी है, भारत में बना रहे, इसके लिए डिटेन किया जा सकता है, या उसे भारत के बाहर निकालना है, इसके लिए डिटेन किया जा सकता है। तो ये आपकी एक में दो बातें, तो ध्यान रखिएगा। जो आपकी धारा 3 है, धारा 3 की जो उपधारा 1 है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, विदेशी संबंधों पर खतरा डालने की कोशिश करता है तो सरकार उसको निरुद्ध कर सकेगी, डिटेन कर लेगी। या कोई फॉरेनर है, उसको भारत में रखना है, बनाए रखना है तो डिटेन कर लेगी, या उसको भारत के बाहर निकालना है तो डिटेन कर लेगी। ये बात 1 में लिखी गई है। अब आता है 2, 3 का 2। 3 का 2 क्या कहता है? अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार को लगता है कि कोई पर्सन राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मैं लिख देता हूं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इस पर खतरा पैदा करता है, लोक व्यवस्था पर खतरा पैदा कर रहा है, मतलब पब्लिक ऑर्डर पे खतरा पैदा करता है, लॉ एंड ऑर्डर पे खतरा पैदा करता है, या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदाओं और सेवाओं को बनाए रखने में खतरा पैदा करता है, तो आप लिख सकते हैं कम्युनिटी सप्लाईज एंड सर्विसेज। मतलब जो चीजें समुदाय के लिए जरूरी हैं उनको बनाए रखने में खतरा पैदा कर रहा है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, ये सारी चीजें उनको बनाए रखने में खतरा पैदा कर रहा है, तो यहां पर उसको डिटेन किया जा सकता है। तो 3 ग्राउंड तो आपको ऊपर मिल गए, 3 ग्राउंड आपको यहां मिल गए। यहां पे है राज्य की सुरक्षा, वहां पे था भारत की सुरक्षा, यहां पे है लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर है, या यहाँ पे समुदाय के लिए जो सप्लाईज और सर्विस होती हैं उनको बनाए रखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे उसको निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका धारा 1 हो गई, ये धारा 2 हो गई। अब धारा 3 में जो भी मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार डीएम या पुलिस कमिश्नर को आदेश देगी कि तुम्हारे एरिया में कोई व्यक्ति है उसको निरुद्ध कर लो, तो डीएम या जो पुलिस कमिश्नर होगा वो निरुद्ध कर लेगा। लेकिन अधिकतम कितने दिन समय तक निरुद्ध कर सकता है? 12 दिन तक निरुद्ध कर सकता है। अगर अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट का नहीं मिला है, अगर अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट का मिल गया है तो वो आगे भी निरुद्ध कर सकता है। ठीक है, तो ये 2 हो गए। अब हम तीसरे वाले को देखते हैं, सेक्शन 3 को देखते हैं, मतलब 3 के 3rd पॉइंट को देखते हैं। देखिए वही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, या तो जिला मजिस्ट्रेट करेगा, डीएम करेगा, या तो पुलिस कमिश्नर, पुलिस आयुक्त करेगा। तो यहाँ पे डीएम करेगा या तो पुलिस आयुक्त उसको निरुद्ध करेगा। ये उपधारा 3 है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा कि पहली बार में 3 महीने के लिए करेगा, फिर आगे करके 3-3 करके कर सकता है। तो यहाँ पे वही पॉइंट आया, 3 + 3 + 3 + 3, मतलब अधिकतम 12 महीने तक ये कर सकता है। तो ये अब 4 में देखते हैं। 4 में क्या लिखा हुआ है? 4 में लिखा हुआ है कि जो 3 में उपधारा 3, मतलब यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर ने अगर किया है या डीएम ने किया है उसके बारे में कह रहा है। अगर किसी को निरुद्ध पुलिस कमिश्नर ने किया है या डीएम ने किया है तो क्या करेगा? उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा। किसको भेजेगा? स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, तुरंत भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को भेजेगा। और साथ में ये भी बताएगा कि आधार क्या थे, मतलब क्यों हमने किया था, तो ग्राउंड भी बताने पड़ेंगे। और साथ में अगर सुझाव है तो वो भी देने पड़ेंगे। तुरंत उसको भेजेगा। और ध्यान रखिएगा कितने दिन तक वो मैक्सिमम रख सकता है अपने पास? 12 दिन तक रख सकता है। तो ये जो 12 दिन है ये 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। पुलिस कमिश्नर या डीएम अगर किसी को निरुद्ध करेगा तो उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा, साथ में रीजन भी भेजेगा क्यों हमने निरुद्ध किया है, और साथ में अपने सुझाव भी भेजेगा, सजेशंस भी भेजेगा। और अधिकतम 12 दिन तक ये निरुद्ध कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। उसके बाद में अब ये इसको छोड़ दीजिएगा, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर धारा 5 आती है। इसमें कहा गया है, मतलब जो उपधारा 5 इसमें कहा गया है कि अगर राज्य सरकार किसी
किसी को गिरफ्तार करती है, मतलब डिटेन करती है, ये राज्य सरकार के अनुमोदन पे पुलिस कमिश्नर या डीएम किसी को डिटेन करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी। तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर भेजनी होगी केंद्र सरकार को। तो 5 में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगी। और रिपोर्ट किसको भेजेगी, केंद्र सरकार को। इसमें भी कारण बताएगी और सजेशंस बताएगी। तो ये आपकी धारा 3 है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 सेक्शन 3 में 3(1), 3(2), 3(3), 3(4), 3(5). 3(1) में कहा गया अगर कोई भी पर्सन भारत की रक्षा पर खतरा पैदा कर रहा है, सिक्योरिटी, भारत की रक्षा, डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा पर कर रहा है या फॉरेन रिलेशंस पर करता है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको निरुद्ध कर सकती है, डिटेन कर सकती हैं। 2 में कहा गया अगर कोई भी पर्सन राज्य की सुरक्षा पर खतरा पैदा करता है, पब्लिक ऑर्डर पे पैदा करता है या कम्युनिटी सप्लाईज एंड सर्विसेज पे करता है, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको डिटेन कर सकती है। 3 में कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो पुलिस कमिश्नर है या वो डीएम है, उसके एरिया में कोई व्यक्ति है जिसको डिटेन करना है, तो वो डिटेन कर सकते हैं। 4 में कहा गया है कि जब वो डिटेन करेंगे तो उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि उन्होंने डिटेन क्यों किया है, सजेशंस भी भेजेंगे, सुझाव भी भेजेंगे। लेकिन 4 में कहा गया 12 दिन से ज्यादा डिटेन नहीं कर पाएंगे अगर राज्य सरकार ने अनुमोदन नहीं दिया है। और 5 में बताया गया है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार को कारण बताएगी, सुझाव बताएगी, रिपोर्ट भेजेगी और 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भेजेगी। ये पूरी धारा 3 थी। तो मुझे उम्मीद है आपको धारा 3 समझ में आ गई होगी। ये सबसे मेन धारा है पूरे रासुका कानून की। अब आता है धारा 4। धारा 4 में कहा गया है निरोध आदेशों का निष्पादन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। निष्पादन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। तो आप लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, इसमें कहा गया है कि निरोध आदेश का निष्पादन भारत के किसी भी एरिया में उसी तरह किया जाएगा जैसे गिरफ्तारी, वारंट के साथ गिरफ्तारी का निष्पादन होता है। मतलब जिस प्रकार से वारंट के थ्रू गिरफ्तारी की जाती है पूरे भारत में, जिस प्रकार से वारंट के थ्रू गिरफ्तारी की जाती है, जैसे पुलिस वारंट लेकर, जैसे मजिस्ट्रेट से वारंट लेकर गिरफ्तारी करती है, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पे भी निरोध आदेशों का भी निष्पादन बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे वारंट के साथ गिरफ्तारी होती। तो यहां पे पूरे भारत में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर निष्पादन किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर आता है आपका धारा 5। धारा 5 कहती है कि निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियम करने की शक्ति। तो इसको आप छोड़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं हम केवल वही डिस्कस करेंगे जहां से पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। 6 को भी आप छोड़ सकते हैं। अब आता है धारा 7, फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां। फरार का मतलब होता है एब्सकॉन्डिंग, मतलब जो लोग भाग गए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो कहता है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लगता है कि जो धारा 3 में अधिकारी हैं कि जिसके अगेंस्ट निरोध आदेश दिया गया है वो फरार हो गया है या अपने आप को छुपा रहा है, मतलब भाग गया है, एब्सकॉन्ड कर गया है या अपने आप को छुपा रहा है, तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि वो क्या करेंगे, वो उस फैक्ट की रिटन रिपोर्ट उस किसको भेजेंगे, महानगरीय मजिस्ट्रेट को भेजेंगे या तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजेंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भेजेंगे, या तो महानगरीय मजिस्ट्रेट को भेजेंगे या जेएम फर्स्ट क्लास को भेजेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जिसको निरुद्ध किया जाना है वो फरार है, गायब है या वो अपने आप को कहीं पे छिपाता है, तो उसकी रिपोर्ट तुरंत किसको भेजी जाएगी? इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, या मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। और गजट में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा कि आ जाओ और आकर तुरंत जितना भी समय लिखा होगा गजट में उतने समय के भीतर इस अधिकारी के सामने उपस्थित हो जाओ आकर, ऐसा यहां पर बोला गया है। अगर कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं आता है सामने तो यहां पर उसकी कुर्की भी प्रॉपर्टी की हो सकती है, नीलामी भी हो सकती है, वो सीआरपीसी में बताया गया है, तो वो यहां पे लिखा हुआ है कुर्की। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर तब भी वो नहीं आता है, मतलब अगर यहाँ पे आदेश निकाला गया है
कि इस अधिकारी के सामने प्रस्तुत हो आकर, अगर वो नहीं आता है तो कहा गया है कि उसे सजा मिलेगी 1 वर्ष तक की, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष तक की सजा हो सकेगी या जुर्माना होगा या दोनों होंगे। यहां पे अगर वो व्यक्ति जिसको कहा गया है कि इस अधिकारी के सामने प्रस्तुत हो और वो नहीं आता है तो उसको 1 साल तक की सजा मिलेगी या जुर्माना होगा या दोनों होगा। और जो यहां पर अपराध होगा, मतलब क्योंकि ये अपराध बन गया, 1 साल तक की सजा होगी, संज्ञेय अपराध होगा। संज्ञेय का मतलब है यहां पर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये जो अपराध होगा यहां पर, ये अपराध संज्ञेय होगा, कॉग्निजेबल होगा। और कॉग्निजेबल मैंने आपको बताया था कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तो ये यहां पर पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका धारा 7, आपको समझ में आ गई होगी, फरार व्यक्तियों के संबंध में है। अब आता है धारा 8, इंपॉर्टेंट है धारा 8। ये कहता है कि जो व्यक्ति आदेश से प्रभावित है, जो पर्सन अफेक्टेड बाय डिटेंशन ऑर्डर, जो पर्सन डिटेंशन ऑर्डर से प्रभावित है, उसको रीजंस, मतलब उसको क्या किया जाएगा, उसको ग्राउंड्स डिस्क्लोज किए जाएंगे। क्या किया जाएगा? ग्राउंड्स डिस्क्लोज किए जाएंगे, मतलब बताया जाएगा कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे है राइट टू नो द रीजन ऑफ अरेस्ट। ये कहता है कि अगर जब कोई किसी को निरोध करेगा, मतलब जब कोई किसी को डिटेन करेगा, तो क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, 5 दिन के अंदर, अभी मैंने आपको जब इसका भूमिका बताई थी तो वहां बताया था, 5 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, बताएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, या अधिकतम 15 दिन के अंदर, अधिकतम 15 दिन के अंदर। तो मैंने आपको बताया 5 दिन के अंदर या मैक्सिमम 15 है। और जब 15 दिन के अंदर बताएगा तो एक तो कारण बताएगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, साथ में यह भी कारण बताएगा कि मैं तुम्हें 5 दिन में क्यों नहीं बता पाया। जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया होगा, जो डिटेन किया गया होगा, पहली बात तो 5 दिन के अंदर जिसको डिटेन किया है उसको रीजन बताएगा कि क्यों डिटेन किया है। अगर वो 5 दिन में डिटेन नहीं कर पाया तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर उसे बताना होगा कि मैंने तुम्हें क्यों डिटेन किया है। साथ में यह भी बताना होगा कि मैं तुम्हें 5 दिन के अंदर अंदर कारण क्यों नहीं बता पाया। तो दोनों चीजें यहां पे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी के कोई बात डिस्क्लोज करने से लोकहित प्रभावित हो रहा है, मतलब अगर किसी को रीजन बताने से पब्लिक इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, लोकहित प्रभावित हो रहा है, तो वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करी जाएगी कि हमने क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक, ये पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है धारा 9, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाहकार बोर्ड का गठन। अभी मैंने आपको बताया था सलाहकार बोर्ड के बारे में कि यहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करेंगी, सलाहकार बोर्ड का गठन करेंगी, एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेंगी। और एडवाइजरी बोर्ड में 3 लोग होंगे, 3 लोगों में से ये हाई कोर्ट के जज होंगे। एडवाइजरी बोर्ड धारा 9 में बनता है, हाई कोर्ट के जज होंगे या रह चुके होंगे या हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते होंगे, 3 लोग होंगे। और इसमें एक व्यक्ति जो इसका अध्यक्ष बनेगा एडवाइजरी बोर्ड का, वो या तो हाई कोर्ट का जज रहा होगा या हाई कोर्ट का जज होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है, उसी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो टोटल 3 लोग इसमें होते हैं, 3 लोगों में एक इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर धारा 9 में है। धारा 10 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। धारा 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। धारा 9 इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसमें से एक पॉइंट बस केवल आप याद रखिएगा, सलाहकार बोर्ड कैसे काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब सलाहकार बोर्ड के सामने ये मामला आएगा कि इसको डिटेन किया गया है और इसको अभी और डिटेन करना चाहते हैं, तो जो सलाहकार बोर्ड निर्णय लेगा, अगर मान लो सलाहकार बोर्ड ने बोला कि हाँ इसको अभी और डिटेन करो, तो सरकार इसे और डिटेन करेगी। अगर सलाहकार बोर्ड ने बोल दिया कि नहीं इसको रिलीज करो, छोड़ दो, तो सरकार को छोड़ना पड़ेगा। अब मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 क्यों रखे गए? क्योंकि 3 में बहुमत आराम से आ जाएगा, मेजोरिटी आराम से आ जाएगी। अगर 3 लोग हैं और मान लीजिए कि 3 में 2 कोई और कहते हैं, एक कुछ और कह रहा है, 2 कह रहे हैं इसको छोड़ दो, एक कह रहा है मत छोड़ो, तो यहां पर जो बहुमत की राय होगी, द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, यही सबकी राय मानी जाएगी, सबका मत माना जाएगा।
ये पॉइंट यहां पे। तो बहुमत की जो राय होगी वो सबकी राय मानी जाएगी, एक व्यक्ति कुछ भी कहता रहे उसकी बात यहां पर लागू नहीं करेगी। ठीक, ये सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया यहां पर बताई गई है। नेक्स्ट आता है सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई। अब ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन एक बार रीड कर लीजिए। मतलब जो सलाहकार बोर्ड ने कहा है उसके बारे में है। किसी ऐसे मामले में जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि किसी व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण है, मतलब उसको निरोध करना ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, निरोध को पुष्ट कर देगी, मतलब कंफर्म कर देगी, अफर्म कर देगी। और अगर उसको लगता है कि निरोध नहीं ठीक है तो सरकार निरोध को अफर्म या निरोध को पुष्ट नहीं करेगी। बस यहां पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, 12 में। अब ये आता है मेन पॉइंट, धारा 13, निरोध की अधिकतम अवधि। अब ध्यान रखिएगा, धारा 12 मैंने आपको बताई थी कि धारा 12 में निरोध किया जाता है, स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रहा था। तो अब कहता है कि धारा 12 में अगर किसी को रखना है, मतलब अगर किसी को निरुद्ध करना है, जो धारा 12 में निरुद्ध किया जा रहा है, अगर किसी को रखना है तो वो अधिकतम 12 महीने तक ही रखा जा सकेगा। मैक्सिमम कितना टाइम होगा, 12 महीना होगा। ये हम लोग अभी धारा 3 में भी पढ़ के आए हैं। और 12 महीने कैसे होगा, 3 + 3 + 3 + 3, एक बार में 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना और फिर 3 महीना। तो यहां पे अधिकतम अवधि जो निरोध की होगी वो कितनी होगी, वो 3 महीना होगी। ध्यान रखिएगा, 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पेपर बार बार आता है। फिर है कि निरोध आदेश वापस लेना, एकदम सिंपल सी बात है, निरोध आदेश को सरकार कभी भी वापस ले सकती है, तो उसमें कोई बात नहीं है, विथड्रॉ कर सकती है। विथड्रॉ डिटेंशन ऑर्डर को कभी भी कर सकती है। तो ये पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी सेक्शन नहीं है। ठीक है, धारा 12, धारा 13 इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14A में जोड़ा गया था ये 1987 में। तो 14A ये कहता है कि वो परिस्थितियां जिनमें सलाहकार बोर्ड की राय बिना ही 3 महीने से अधिक अवधि के लिए रखा जा सकेगा। मतलब अभी मैंने आपको बताया, जब किसी को डिटेन किया जाएगा तो पहली बार में 3 महीना सलाहकार बोर्ड का गठन होगा, वो पुष्टि करेगा, अफर्म करेगा, फिर 3 महीना, फिर सलाहकार बोर्ड अफर्म करेगा, फिर 3 महीना। लेकिन यहां पे कहा जाता है कि अगर ये मामले हैं, अगर निम्नलिखित मामले हैं, इनमें कोई व्यक्ति सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है या खतरनाक तरीके से काम कर रहा है, तो बिना सलाहकारी बोर्ड के गठन के भी उसको डिटेन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना सलाहकारी बोर्ड, बिना एडवाइजरी बोर्ड के किसी भी व्यक्ति को अगर डिटेन करना होगा तो अधिकतम 6 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। मतलब पहले था 3 + 3 + 3, हर 3-3 महीने पे एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। यहां पे बिना एडवाइजरी बोर्ड के अगर किसी को रखना है तो अधिकतम 3 महीने, अधिकतम 6 महीने तक डिटेन किया जा सकता है। तो यहां पे देख लीजिएगा, 6 महीने तक, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ आप बिना एडवाइजरी बोर्ड के गठन के, विदाउट एडवाइजरी बोर्ड, ध्यान रखिएगा, विदाउट एडवाइजरी बोर्ड, विदाउट एडवाइजरी बोर्ड आप कितने समय तक रख सकते हैं, किसी को भी 6 महीने तक रख सकते हैं। कब कब रख सकते हैं, पहला, जब कोई पर्सन आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में हस्तक्षेप करता है। मतलब सरकार क्या कर रही है, सरकार आतंकवादी गतिविधियों को खत्म करना चाहती है, सरकार टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करना चाहती है, लेकिन वो पर्सन सरकार को खत्म नहीं करने दे रहा है, या सरकार डिसरप्टिव एक्टिविटीज को खत्म करना चाहती है। आतंकवादी का मतलब होगा टेररिस्ट और विध्वंसक का मतलब होगा डिसरप्टिव। अगर सरकार टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म नहीं करने देना चाहती है, या सरकार डिसरप्टिव एक्टिविटीज को खत्म करना सरकार टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करना चाहती है, डिसरप्टिव को भी खत्म करना चाहती है, लेकिन कोई पर्सन सरकार के इन कोशिश में दखल देता है, मतलब उसको खत्म नहीं होने दे रहा है। और ये नॉर्मली बनाया गया था जिस समय इसको ये बाद में जोड़ा गया, 14A है, ये 14A है, ये बाद में जोड़ा गया था। तो इसमें फोकस एक्चुअली में क्या था, एक तो उस समय श्रीलंका की क्राइसिस चल रही थी। सरकार जो आपका श्रीलंका में जो लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज फैला रहा था, तो सरकार वहां पे पीस कीपिंग फोर्स भेजना चाहती थी, जिसके चलते राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, उनका असैसिनेशन हुआ था
तो वो उनका असैसिनेशन 1991 में हुआ था, तो उन्होंने ही इसको जुड़वाया था कि अगर कोई भी पर्सन सरकार टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करना चाहती है, उसको खत्म करने की कोशिश में है, लेकिन कोई पर्सन सरकार की इन कोशिश में दखल देता है, सरकार को परेशान कर रहा है, ये खत्म नहीं करने दे रहा है, तो उसको बिना एडवाइजरी बोर्ड के गठन के डिटेन किया जा सकता है मैक्सिमम 6 महीने तक। उसके बाद में ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट, अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे पॉइंट में 1 2 3 4 5, दूसरे पॉइंट में 5 है। ये 5 कौन कौन से हैं याद करिए। मैंने आपको बताया था धारा 3 के 1 में और 3 के 2 में। तो जो 3 के 1 और 3 के 2 में थे, याद है ना, 3(1) 3(2) में जो थे वही यहां पर लिखे गए। भारत की सुरक्षा, ये भारत की रक्षा होगा, भारत की रक्षा डिफेंस ऑफ कंट्री, डिफेंस ऑफ इंडिया, भारत की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में एक मिनट ऊपर है एक्चुअली में, मैंने ध्यान नहीं दिया। भारत की रक्षा डिफेंस ऑफ कंट्री, भारत की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, राज्य की सुरक्षा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, लोक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर, यानी कि आवश्यक जो समुदाय के लिए, यानी कि जो मैंने भी आपको बताया था कम्युनिटी सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो याद करिए ये 5 वही ग्राउंड है। धारा 3 के 1 में बस कौन सा ग्राउंड इसमें नहीं आ रहा है, धारा 3 के 1 में ध्यान दीजिएगा, धारा 3 के 1 में 3 ग्राउंड थे, धारा 3 के 2 में भी 3 ग्राउंड थे। एक में कौन कौन सा था, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा और विदेशी संबंध। तो यहां पे विदेशी संबंध नहीं आ रहा है। और धारा 3 के 2 में कौन कौन से थे, राज्य की सुरक्षा, जो समुदाय की एसेंशियल सर्विस होती हैं, एसेंशियल सप्लाईज होती हैं वो, और साथ में लोक व्यवस्था। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक तो ये पहला पॉइंट हो गया, और ये आपके दूसरे पॉइंट में 6 पॉइंट आ गए। अगर इनमें कोई प्रतिकूल प्रभाव डालता है, एडवर्स इंपैक्ट डालता है, तो उसको मैक्सिमम 6 महीने तक डिटेन किया जा सकता है विदाउट एडवाइजरी बोर्ड के गठन के। ठीक है, ये धारा 14A है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इसको छोड़ दीजिएगा, ये कुछ भी हम लोगों को पढ़ना नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है केवल, इसको छोड़ सकते हैं, ये कभी पेपर में नहीं पूछेगा। अब आता है निरुद्ध व्यक्तियों को स्थायी तौर पर छोड़ा जाना, मतलब अस्थायी तौर पर छोड़ा जाना है। टेम्परेरी उनको रिलीज करा जा सकता है, टेम्परेरी उनको रिलीज किया जा सकता है, टेम्परेरी रिलीज। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब छोड़ा जाएगा तो कुछ शर्तें रखी जाती हैं, अगर वो उन शर्तों का पालन नहीं करेगा तो फिर उसको दोबारा से डिटेन करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। और अगर किसी को छोड़ा गया है और उससे कहा गया था कि तुम इस समय इस अधिकारी के सामने जब भी बुलाए जाओगे तो आओगे, और अगर वो नहीं आता है तो उसमें यहां पर उसको सजा हो सकेगी, और वो सजा 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना होगा या दोनों होगा। मतलब अगर किसी को टेम्परेरी तौर पे छोड़ा गया है और उसे कहा गया था कि तुम्हें जब भी बुलाया जाएगा आओगे, जहां पर बुलाया जाएगा वहां आओगे, जिस अधिकारी के सामने बुलाया जाएगा वहां आओगे, और अगर वो पर्सन असफल रहता है, वो पर्सन फेल हो जाता है इन कंडीशंस को कंप्लाई करने में, इनको फॉलो करने में, तो यहां पर ये अपराध बन जाएगा और उसको सजा हो सकेगी 2 वर्ष तक की, या जुर्माना होगा या दोनों से दंडनीय होगा, दोनों से पनिशेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका धारा 16, जो मैंने कहा था लगभग हर कानून में होती है। अगर कोई भी पर्सन सद्भाव पूर्वक कार्रवाई करता है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी पर्सन, जितने भी यहां पे अधिकारियों की बात की गई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अगर वो गुड फेथ में काम करती हैं, मतलब सद्भाव पूर्वक कार्य करती हैं, तो उनके विरुद्ध भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये हम लोग ने NHRC में भी पढ़ा था, ये पॉइंट यहां भी आ गया है। सद्भाव पूर्वक अगर कार्रवाई हुई है तो भारत के किसी भी न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं होगा। उसके बाद में है आप, ये जो 17 है, ये बेसिकली जो अध्यादेश लाया गया था, उस अध्यादेश को खत्म करने के बारे में भी मैंने आपको बताया भी था ना, कि अध्यादेश जो लाया जाता है, तो पहले ऑर्डिनेंस आया था, NSA डायरेक्ट नहीं बना, पहले लाया गया था नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश आ गया, उसके बाद लाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ध्यान रखना है, रासुका का पहले अध्यादेश आया,
फिर अध्यादेशी बाद में चलकर क्या बना था, एक्ट में कन्वर्ट हो गया था, तो वही उसके बारे में धारा 17 है। फिर आपका धारा 18 आती है, और धारा 18 में जो मैं आपको हमेशा बताता रहा हूं, धारा 18 रिपील की बात करती है। क्या कहती है? धारा 18 कहती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस आया था, मैंने आपको कहा था ना कि जो कानून ऑर्डिनेंस से बना होगा तो उसकी कानून की आखिरी धारा जो होगी वो अध्यादेश को खत्म करने की ही होगी। तो जो नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस आया था, इसको क्या किया जाएगा, इसको धारा 18 क्या कर देगी, धारा 18 इसको रिपील करेगी। रिपील का मतलब है खत्म करेगी, और इसी का मतलब है समाप्त कर देगी। तो यहां पे लिखा गया है उसको समाप्त करेगी, खत्म करेगी, तो ये रिपील है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इंडिया का। और मैं आपको इसमें पहले भी बता चुका हूं, उसमें जो मेन धाराएं हैं, जैसे धारा 13 हो गई, धारा 8 हो गई, धारा 3 हो गई, ये सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जो मेन धारा है वो धारा 3 है। धारा 3 में धारा 3 का 1 है, धारा 3 का 2 है, 3 का 3 है, 3 का 4 है, 3 का 5 है। आपको इसमें एक एक खंड याद रखने पड़ेंगे कि किस खंड में क्या क्या लिखा हुआ है। धारा 3 के 1 में धारा 3 में डिटेंशन ऑर्डर जारी होता है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, धारा 3 के 1 में लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या कोई ऐसी रीति से काम करता है जो प्रतिकूल प्रभाव डालती है, एडवर्स इंपैक्ट डालती है किस पे, भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा और फॉरेन रिलेशंस पर, डिटेन कर लिया जाएगा। धारा 3 के 2 में कहा गया है अगर कोई भी पर्सन लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, एडवर्स इंपैक्ट डालता है, या कम्युनिटी सप्लाईज पर एडवर्स इंपैक्ट डालता है, जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उन पे डालता है, और कहा गया है राज्य की सुरक्षा पे डालता है, तो 2 में डिटेन किया जाएगा। 3 में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर या डीएम डिटेन कर सकते हैं, और 3 में ही परंतु जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड लिखा गया है 3 महीने से ज्यादा एक बार में डिटेंशन नहीं होगा। 3 के 4 में कहा गया है, ये धारा 3 का 3 था, अब 3 के 4 में कहा गया है कि यहाँ पे अगर ये लोग गिरफ्तार करेंगे तो उनको राज्य सरकार को बताना होगा कि हमने गिरफ्तार किया है, रिपोर्ट भेजनी होगी। और 3 के 5 में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार गिरफ्तार करती है, अच्छा 3 के 4 में एक बात और भी कही गई है कि अधिकतम 12 दिन तक ये लोग डिटेन कर पाएंगे, अगर 12 दिन तक अनुमोदन नहीं हो पाया तो उन्हें रिलीज करना होगा, छोड़ना होगा। अगर 12 दिन के अंदर अनुमोदन हो गया राज्य सरकार का तो आगे भी डिटेन हो सकते हैं, कर सकते हैं। और धारा 3 के 5 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगी, और राज्य सरकार को क्या करना होगा, राज्य सरकार को रीजन भी बताने होंगे, साथ में सुझाव भी देने होंगे कि हमने इस पर्सन को इसलिए डिटेन किया हुआ है, तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी होती। ये धारा 3 का 3 था। फिर मैं आपको बता दूं, जो हम लोग ने पढ़ा था कि जहां पे कोई भी पर्सन को बिना एडवाइजरी बोर्ड के गठन के गिरफ्तार किया जा सकता है, टोटल 7 केस थे, 1987 में जोड़ा गया था। वहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वहां पे 6 महीने तक मैक्सिमम डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, रासुका, इंपॉर्टेंट लॉ है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कानून 2 प्रकार के होते हैं, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन का जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, वो हम लोगों को दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, धारा संविधान की आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। वहीं से ये पूरा एक्ट लिंक हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर इस कानून की कोई भी धारा आर्टिकल 22 से टकराएगी, असंगत होगी, तो उतनी सीमा तक इस कानून की वो धारा खत्म कर दी जाएगी जिस सीमा तक वो टकराती है, यानी कि टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी द सेक्शन ऑफ दिस एक्ट विल बिकम वॉइड। और कौन इसको वॉइड करेगा, माननीय न्यायालय इसको शून्य घोषित कर देंगे। तो ये आपका रासुका था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जितनी धाराएं हम लोग ने डिस्कस करी हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई और एक्ट लेके आएंगे, उस पर बात करेंगे। उसके लिए तब तक के लिए थैंक यू।